आज अपन क्या शुरू करने वाला है? क्लास 12 ज्योग्राफी। क्या शुरू करने वाला है अपन? क्लास 12 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आज अपन क्या देखेंगे? PYQ देखेंगे। क्या देखेंगे? PYQ। मैंने भी अभी 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 2025 में क्या दी थी? परीक्षा दी थी बोर्ड की, क्लास 12 की ज्योग्राफी की। और मेरे ज्योग्राफी में कितना है? 100 में से 100। और मैंने क्या किया था? मैंने भी PYQ देखे थे अधिकतर। क्या देखे थे? PYQ। और वो के वही क्वेश्चन आए थे, पूरा क्वेश्चन वो के वही आए थे, और पूरे क्वेश्चन वो के वही आए थे। और मैं आपको करा रहा हूँ उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, और जो मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ उसमें से पूरा ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? तो ये सीरीज़ आपको क्या करनी है? पूरी फॉलो करनी है। और ये सीरीज़ आप पूरी फॉलो कर लोगे तो मतलब कि आपकी मतलब कि 100 में से 100 आ सकते हैं, अगर आप पूरी मेहनत के साथ फॉलो करो तो। समझ में आया? तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसकी व्याख्या देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब PYQ देखो, जैसे कि ये बोर्ड, राजस्थान बोर्ड 2024-25 का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? अगर देखो, अगर 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 आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? आप तीनों जो परिभाषा आपकी किताब में दी गई है, तीनों को पढ़ोगे और तीनों को याद करोगे। आंसर करेंगे। पर जो मतलब कि जो टॉपर होता है वो क्या करता है? वो तीनों को याद नहीं करता है, वो सिंपल ट्रिक निकालता है। जैसे कि मैंने निकाली थी, मुझे पता था इससे कोई MCQ तो आ सकता है, क्योंकि मैंने PYQ देखे थे और उसमें पूछे गए थे बहुत बार परिभाषा पूछी गई थी। मेरे को पता था परिभाषा तो आ सकती है, तो मैंने क्या किया था? जैसे कि ये वाली परिभाषा है, ये दी थी रेड जेल ने। मेरे को कैसे पता चला? देखो, रेड जेल की परिभाषा में क्या है? संश्लेषित शब्द आएगा। क्या आएगा? संश्लेषित शब्द आएगा। रेड जेल की परिभाषा में क्या आएगा? संश्लेषित शब्द। संश्लेषित शब्द अगर आपको परिभाषा में दिख रहा है तो वो परिभाषा किसकी है? रेड जेल की। समझ में आया? समझ में आ गया सर। और जो LNC सैंपल है, LNC सैंपल की परिभाषा में आता है परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील अगर किसी परिभाषा में आ गया तो वो परिभाषा किसकी है? LNC सैंपल की। मतलब कि मानव भूगोल की परिभाषा दी है और उस परिभाषा में परिवर्तनशील आ गया तो वो परिभाषा किसकी है? LNC सैंपल की। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और विडाल डिलाब्लाश इनकी परिभाषा में क्या आएगा? इनकी परिभाषा में आएगा संश्लेषित तो आएगा ही आएगा। संश्लेषित मतलब कि जिस परिभाषा में संश्लेषित भी हो और उसके साथ हो जीव या जीवो, उसके साथ क्या हो? जीव या जीवो, मतलब कि संश्लेषित भी हो और जीव या जीवो भी हो, तो वो परिभाषा किसकी होगी? विडाल डिलाब्लाश की। समझ में आया? समझ में आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और फिर आते हैं अपने ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने क्या दिया था? नवनिश्चयवाद संकल्पना। नवनिश्चयवाद ये पूछेगा आपसे, देखना। नवनिश्चयवाद ये इंपॉर्टेंट है। नवनिश्चयवाद संकल्पना किन्होंने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इन्होंने नवनिश्चयवाद संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा। क्या कहा? रुको और जाओ निश्चयवाद। और इन्होंने इसे मध्यम मार्ग भी कहा। क्या कहा? मध्यम मार्ग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ऐसा आपको मतलब कि पूरी सीरीज फॉलो करनी है। मैं देखो, ये जैसे कि ये कोई एक क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें 3 और एक 4 5 6 7 क्वेश्चन बता दिए। क्या बता दिए? एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन। तो आप देख लो इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। अगर अपन 10 सवाल करते हैं तो वो हो जाएंगे 70। अगर अपन ने 100 सवाल कर दिया तो वो हो जाएंगे 700। तो फिर तो उसमें से ही आएगा पूरा पेपर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मेरे लेक्चर है इसी चैनल पर क्या है? मेरे लेक्चर हैं। देखो, क्या करना है आपको? जो मेरे लेक्चर देखने हैं। और क्या करना है आपको? मेरे लेक्चर देखने हैं, क्लासेस देखनी है सारी। इसी चैनल पर है 12th क्लास ज्योग्राफी की सारी क्लास है, मतलब कि पूरी डिटेल में है। और आप देखोगे तो 10 20 15 मिनट की है। इतना सिंपल में बताया हुआ है, यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया हुआ है। जो आपके वो कृषि वाला चैप्टर है, भू संसाधन एवं कृषि, उसमें आपको जो फसल है, जो आपकी फसलें हैं, फसलों की आपको वर्षा याद नहीं होती है। और फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, वो याद नहीं होता है। और वर्षा का तापमान,
फसल का तापमान याद नहीं होता है और उत्पादन क्षेत्र याद नहीं होता है। पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर ये आपको याद नहीं होना, मतलब पूरा याद होगा, मैं कह रहा हूँ याद होगा, क्योंकि मैंने बताया इतने सिंपल से। जैसे कि मैंने बताया था उसमें पूरा तापमान डिटेल में, वर्षा, उत्पादन क्षेत्र, आप वहाँ पे जाके देखो। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो बताना, आप पूरा देखो उसको, मतलब कि लेक्चर पूरे देखो, बिल्कुल सिंपल में बताया हुआ है। जिसने मेरे वो लेक्चर देखे हुए हैं उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, क्योंकि मेरे को पता है ना, मेरे को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी आपको केवल सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में मतलब कि कुछ चीज़ें बार बार पूछी जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जूमिंग कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो ये स्थानांतरण कृषि होती है, ये पूछ ले, स्थानांतरण, इसको स्थानांतरणशील कृषि क्यों कहते हैं? और एक इसका नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। एक इसका नाम क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि, दो इसके नाम है। दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, उसमें मैंने पूरा मतलब कि ऐसे, मतलब कि डायग्राम से और जो 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 मतलब कि चित्र होते हैं उनसे समझाया। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। ये वाली समझ में आया? समझ में आ गया सर। देखो ये वाला हो गया। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या लग रहे हैं? पेड़ लग रहे हैं सर, पेड़ लग रहे हैं। और ये कोई मनुष्य आया, हाँ सर आया, और इसने क्या किया? ये क्षेत्र देखा और देखा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या लग रहे हैं? पेड़ लग रहे हैं। इसने क्या किया? ये सारे पेड़ काट दिए, हाथ से काट दिए। तो क्या कर दिया? कर्तन मतलब काटना, काट दिए। और फिर ये जो मतलब कि पेड़ काट दिए, हाथ से काट दिए। फिर उनको पेड़ों को क्या कर दिया? जला दिया। पेड़ों को काट के क्या कर दिया? जला दिया। और उसकी राख थी वो यहीं पर ही छोड़ दी। समझ में आ गया? और उससे क्या हो गया? जमीन की जो उर्वरकता क्षमता थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आया? समझ में आ गया सर। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो आदमी या ये जो मनुष्य है वो क्या करेगा? 2-3 बार कृषि करेगा। हाँ सर 2-3 बार कृषि करेगा। और फिर ये क्या करेगा? दूसरी जगह पे चले जाएगा और वहाँ पर भी सेम ऐसा ही करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसलिए स्थानांतरणशील कृषि। यहाँ से वापस दूसरी जगह पे जाएगा, इसलिए स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। और कर्तन एवं दहन तो समझा दिया, क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है फिर उन्हें जलाया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो ये आया ना अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि ये है कोई बिस्किट बनाने का उद्योग। बिस्कुट होता है कि बिस्किट होता है? वाह, कुट लिख रहा हूँ मैं तो, आप बता देना कमेंट में, बिस्किट होता है कि बिस्कुट होता है। ये बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये जो फैक्ट्री है ये अपना सामान किसे बेचती है? उपभोक्ता को। किसे? जो सामान का उपभोग करता है या मतलब कि उसका यूज़ करता है उसे अपन क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उसे अपन क्या कहते हैं? उपभोक्ता। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जो व्यक्ति मतलब कि सामान का उपभोग करे या उसका यूज़ करें उसे अपन क्या कहेंगे? उपभोक्ता। समझ में आ गया? तो ये जो वस्तु बना रहा है, ये उद्योग जो वस्तु बना रहा है उसका उपयोग कौन कर रहा है? डायरेक्ट कौन कर रहा है? उपभोक्ता। डायरेक्ट कौन कर रहा है? उपभोक्ता। तो ऐसे उद्योगों को अपन क्या कहेंगे? उपभोक्ता उद्योग। बता रहा हूँ आधारभूत उद्योग भी बता रहा हूँ धीरे। पहले ये समझो, उपभोक्ता उद्योग। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और जो ये उद्योग है, हाँ, जो ये बिस्कुट उद्योग है, ये ये मतलब कि बिस्किट कैसे बना रहा है? मशीनों के द्वारा। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। सिंपल है, मशीनों के द्वारा ही बिस्कुट बना रहा है। अब वो मशीनें कौन बना रहा है? बात तो ये है, मशीनें कौन बना रहा है? तो वो मशीनें कौन बना रहा है? आधारभूत उद्योग। अगर ये मशीनें बनाएगा ही नहीं तो ये बिस्कुट भी नहीं बना सकता। समझ में आया? इसलिए ये इसका आधार है, मतलब कि इस उद्योग का आधार कौन सा है? आधारभूत उद्योग, ये वाला उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? आधारभूत उद्योग। समझ में आ गया? समझ में आ गया। एकदम सिंपल में बताया है। और आप मेरा लेक्चर जाके देखना, एकदम सिंपल में बताया हुआ है। द्वितीय क्रियाकलाप। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है?
अभी बताते हैं, पूरा बताते हैं आपको। खनन, कृषि प्लस पशुपालन। खनन, कृषि और पशुपालन ये किस में आते हैं? ये तीनों किस में आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में। और जो परिवहन है ये बाद में बताएंगे। अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास ये किस में आता है? ये आता है अपने चतुर्थक क्रियाकलाप में। ये किस में आता है? चतुर्थक क्रियाकलाप में। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। अब आपके आता है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, परिवहन संचार, व्यापार या कोई भी सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर वो सब किस में आता है? तृतीयक क्रियाकलाप में। तृतीयक क्रियाकलाप में। समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक बाकी है। द्वितीयक अभी अपन ने देखा था। उद्योग या विनिर्माण इकाइयाँ किस में आती है? द्वितीयक क्रियाकलाप में। समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखो सिंपल है सर। ये हो गया आपके प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, चतुर्थक हो गया। और पंचम क्रियाकलाप किन्हें कहते हैं वो आप कमेंट कर दो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया आपके आधारभूत उद्योग, ये लौह इस्पात उद्योग, ये तो हो गया था ना? हाँ ये अभी हो गया था आपने, ये शायद तक रिपीट हो गया, कोई नहीं। ये हो गया आपने। फिर आधुनिक संचार का साधन है, सिंपल है। आप ऑप्शन पढ़ो आपको आ जाएगा। इंटरनेट, सिंपल है। और बृहत ट्रंक मार्ग कहाँ स्थित है? एकदम सिंपल है। अगर आप ये मेरा मतलब जो लेक्चर देख लो एक बार, ये पूरा कौन सा वाला ये परिवहन एवं संचार वाला है शायद तक। परिवहन एवं संचार, हाँ परिवहन एवं संचार ही है। परिवहन एवं संचार वाला चैप्टर है, आप देख लो ना तो आपको ये सब पता चल जाए कि सब कहाँ पर है। क्योंकि मैंने उसमें इतना सिंपल करके बताया कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इतना सिंपल करके भी कोई बता सकता है। देखो ये है अपने उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है, हाँ सर ये उत्तरी अमेरिका है। और इधर वाला भाग है अपने यूरोप का। देखो ये वाला भाग अपने है यूरोप का। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और बीच में है अपने ये महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अब देखो दिशा तो आपको पता ही होगी, कौन सी दिशा? अरे ये वाली देखो उत्तर, ये वाली दिशा की कह रहा था मैं तो। पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखो ये समुद्र है, माना कि ये समुद्र है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में क्या है? समुद्र है, असली में है। कौन सा समुद्र है? अटलांटिक समुद्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। कौन सा समुद्र है? अटलांटिक समुद्र। और जो ये वाला मार्ग है इसको कहते हैं वृहत ट्रंक मार्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप का भाग है और जो उत्तरी अमेरिका का भाग है वो क्या है? बहुत विकसित है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? व्यापार ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? आपको कारण भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यापार ज़्यादा होता है तो इसलिए इससे क्या कहते हैं? वृहत ट्रंक मार्ग। और ये कौन सा समुद्र है? मैंने अभी बताया था, ये समुद्र है अपने अटलांटिक। कौन सा समुद्र है? अटलांटिक समुद्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और ये अपने अटलांटिक समुद्र के ऊपर है। हाँ सर ऊपर है, मतलब कि उत्तर में है। तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? आप सोचो क्या कह सकते हैं? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगर ये
अगर 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 दक्षिण दक्षिण अटलांटिक में कोई मार्ग हो तो उसे अपन कह देंगे दक्षिण अटलांटिक मार्ग, समुद्री मार्ग। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सिंपल। अगर अटलांटिक है, अटलांटिक समुद्र है, अटलांटिक समुद्र के उत्तर में कोई महासागर है, मतलब सॉरी 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 सॉरी, अटलांटिक समुद्र है, उसके उत्तर में कोई समुद्र मार्ग है, समुद्र मार्ग है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। और दक्षिण में है तो दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। हाँ तो ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। और इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग। सिंपल। एशिया का आंत्रपोपतन है, एशिया का आंत्रपोपतन, पहली बजी तो आंत्रपोपतन कौन सा होता है? जैसे कि कोई ए पोर्ट है, पोर्ट मतलब पतन, पोर्ट या पतन, ये कोई ए पोर्ट है, और ये कोई बी पोर्ट है, और ये कोई सी पोर्ट है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। अब जो सामान है वो बी पोर्ट से सी पोर्ट पर जाना है। समझ में आया, समझ में आया। पर ये डायरेक्ट नहीं जाता है, तो सर कैसे जाता है? सबसे पहले जो बी पोर्ट से सामान ए पोर्ट पर आएगा, कहाँ पर आएगा? ए पोर्ट पर आएगा। फिर ए पोर्ट से सामान सी पोर्ट पर जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर जो ए पोर्ट है, जो सामान मंगाया किसने था? सी पोर्ट ने, और भेजा किसने था? ए पोर्ट ने। जो सॉरी सॉरी सामान मंगाया किसने था? सी पोर्ट ने, और भेजा किसने था? बी पोर्ट ने। और ए पोर्ट ने क्या किया? ए पोर्ट ने क्या किया? जो ए पोर्ट का काम है, ए पोर्ट ने क्या काम किया वो आप क्या करो, कमेंट में करो, बताओ। और जो ए पोर्ट का काम है वो क्या है? आंत्रपोपतन का काम है। और जो ए पोर्ट ने क्या काम किया है वो आप क्या करो, कमेंट में बताओ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ए पोर्ट ने क्या काम किया है वो आपको कमेंट में बताना है। और जो ए पोर्ट है उसे क्या कहते हैं? आंत्रपोपतन कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और जो एशिया का आंत्रपोपतन कौन सा है? सिंगापुर। समझ में आ गया, सिंपल है, देखो सिंपल है। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले क्या था? WTO पहले क्या था? गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995। एक बार आप ये दोनों देख लेना, मतलब कि गेट की फुल फॉर्म भी देख लेना, और इसका स्थापना वर्ष भी देख लेना। शायद तक यही है कि गलत है, आप एक बार क्या कर लेना, कमेंट कर लेना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। गैरिसन नगर का उदाहरण, गैरिसन नगर मतलब क्या होता है? छावनी नगर, छावनी नगर, गैरिसन नगर का उदाहरण है। मतलब कि इनमें से गैरिसन नगर का उदाहरण कौन सा है? हैं? सॉरी 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 सॉरी, इसमें आपको सॉरी इसके जो ऑप्शन थे वो क्या हो गए? डिलीट हो गए गलती से। मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ, गैरिसन नगर के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे जैसे अम्बाला, महू, और एक आध उदाहरण आप क्या करो, कमेंट में बताओ। ये आपको हो गया पेय फसल है। इनमें से पेय फसल कौन सी है? पेय फसल मतलब जो पी जा सकने वाली। इसमें जो चाय और कॉफ़ी है वो क्या है? पेय फसल है, पेय फसल है। पेय फसल भी है और नकदी फसल भी है। नकदी फसल मतलब कि जिनका उत्पादन बाजार के लिए किया जाए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम। और अगर आपको मतलब कि उत्पादन क्षेत्र और वर्षा याद नहीं होती है तो आप मतलब कि वो लेक्चर ज़रूर देखना, वो संसाधन एवं कृषि वाला, आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल। देखो 200 सेंटीमीटर, जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको दोनों आते होंगे कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में है और 200 सेंटीमीटर प्लस क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, और इसमें भी वर्षा कितनी चाहिए? 200 प्लस। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और अंगूर अंगूर की कृषि कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और इसकी 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 भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो अंगूर की कृषि होती है, यह अपन के जो खट्टे फलों की कृषि को क्या कहते हैं? खट्टे 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 फलों की जो कृषि होती है उसे अपन क्या कहते हैं? विटिकल्चर क्या कहते हैं? विटिकल्चर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और गन्ना क्या है? गन्ना एक नगदी फसल है। गन्ना क्या है? एक दूसरे कलर से लिखते हैं वरना समझ में नहीं आएगा। गन्ना क्या है? एक नगदी फसल है। गन्ना क्या है? एक नगदी फसल है। क्या है? नगदी फसल है। और इसकी वर्षा आप क्या करो? कमेंट में बताओ। वर्षा और टेम्परेचर और उत्पादन जिला, तीनों कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में पूरा डिटेल से बताया हुआ है और आपको एकदम सिंपल में आ भी जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल में मैंने उसमें बताया हुआ है। अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले देख के आओ और फिर इसमें बताओ। समझ में आ गया? कमेंट में बताओ। मतलब अब देखो, अब ये अपन क्या करते हैं? रिक्त स्थान करते हैं। ये भी 2024-25 में पूछे गए हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जल संभर विकास योजना है, मतलब कि जल संभर विकास योजना कौन सी है, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, वो अपन को क्या करनी है? बतानी है। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है अपने हरियाली। कौन सी है? हरियाली। कौन सी है? केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? हरियाली। आंध्र प्रदेश द्वारा चलाई गई है नीरू मीरू। समझ में आया? समझ में आ गया। और अपने अरवली संसद राजस्थान में कौन सी चल रही है? राजस्थान में चल रही है अरवली संसद हो गई। और राजस्थान और महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो भूजल है भूजल में किसकी मात्रा बढ़ रही है? फ्लोराइड की। किसकी मात्रा बढ़ रही है? फ्लोराइड की। ये भी आप ध्यान में रखना। आपको क्या पता इस बार ये पूछ लें। ये हो गया? हाँ सर, हो गया। सूखा संभावित क्षेत्र पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सूखा संभावित क्षेत्र भी है और एक पर्वतीय विकास कार्यक्रम, ये दोनों है। दोनों की मेरे पास ट्रिक है, उसमें से आपको मतलब कि बिल्कुल एकदम मतलब क्लीन एकदम क्लियरली याद हो जाएगा, वरना तो आप इधर का उधर कर दोगे। सूखा संभावित क्षेत्र और पर्वतीय निर्माण क्षेत्र में आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व मृत्यु दर होती है? ये भी मैंने उस लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से बताया है। अगर आप वो लेक्चर देखो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि एकदम डिटेल से बताया है। तो भी मैं एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ। यहाँ पर भी क्या करता हूँ? बता देता हूँ। ये है अपने मृत्यु दर और ये है अपने जन्म दर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये है अपने प्रथम अवस्था, ये द्वितीय और ये तृतीय अवस्था। एक बार मैं लिख भी लूँ, जो ये वाला है ब्लू वाली जो लाइन है वो मैंने बताई है मृत्यु दर। और जो मैंने लाल वाली बताई है, कौन सी वाली बताई है? लाल वाली बताई है, वो है जन्म दर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और अब देखो, ये कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो ये पहली अवस्था है, पहली अवस्था में जो मृत्यु दर है
सॉरी जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है दोनों ही क्या है, उच्च है। हाँ सर उच्च है, उच्च है कि नहीं है, हाँ सर है। जो जन्म दर भी ज़्यादा है और जो मृत्यु दर है वो भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। और मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। क्या है, ग्रामीण जनसंख्या में शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं चिकित्सा सुविधाओं की अधिकतर कमी होती है। मतलब कि अधिकतर क्या होती है, कमी होती है। पर जो आप देखो नगर में बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो समझ में आ गया। और जो सेकेंड अवस्था में क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होता है, विकास होता है। शिक्षा का भी विकास होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी क्या होता है, विकास होता है। परंतु क्या होता है, देखो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ ये तो हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर में एकदम क्या होती है, गिरावट आती है। मतलब कि मृत्यु दर क्या होती है, कम हो जाती है। मृत्यु अब क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। परंतु जो जन्म दर है वो अभी क्या होती है, ज़्यादा होती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया। इसमें क्या होती है, जो मृत्यु दर है वो तो कम और जो जन्म दर है वो ज़्यादा होती है। समझ में आ गया। और फिर धीरे धीरे कम होती है, ये भी आपको लिखना है। अगर आपको पूछे मतलब कि लिखने के लिए आए तो समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे ऑप्शन में दे तो आपको यही करना है कि जन्म दर ज़्यादा होती है। समझ में आ गया। फिर आपको ऑप्शन देख के मतलब कि पहचानना है क्या लिखना चाहिए। और फिर आपकी तीसरी अवस्था में क्या होती है, जन्म दर भी कम होती है और ये मृत्यु दर ये भी क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया। सिंपल। और अब देखो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कि किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता मतलब होती है जन्म दर। सर आपने जन्म दर बताया, प्रजननशीलता तो बताया ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, जन्म दर। और मृत्यु दर मतलब कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर किस अवस्था में होती है, मैंने अभी बताया किस में होती है, प्रथम अवस्था में, फर्स्ट या प्रथम अवस्था में कह लो। अंगूर की कृषि अभी बताया मैंने, किस क्षेत्र की विशेषता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। किसकी? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। और जो इसमें अंगूर की कृषि या खट्टे फलों की कृषि होती है उसे क्या कहते हैं, विटिकल्चर। आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं। और दोनों हैं, इन दोनों को देखो व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं। और एक आमोद प्रमोद के लिए की गई यात्रा को क्या कहते हैं। एक तो आप देखो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं, परिवहन। और आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं, पर्यटन। समझ में आ गया सर। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पतन या पोर्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, बिहार। जिसने वो लेक्चर देखे सारे उसके लिए तो एक क्वेश्चन भी यूँ नहीं होगा कि मतलब कि ये कठिन है। सब क्वेश्चन क्या होंगे, सिंपल होंगे। और वो इतनी व्याख्या भी कर सकता है जितनी मैंने की है, क्योंकि वो एकदम मतलब कि सिंपल में है। आपको क्या करना है, वो लेक्चर देखना। अगर आपने नहीं देखे तो पूरी आपको क्या करनी है, थ्योरी देखनी है। और ये पी वाई क्यू आपको देखने हैं। और जो मैं पी वाई क्यू में मैं साथ साथ क्या करा रहा हूँ, थ्योरी भी करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, थ्योरी भी करा रहा हूँ। तो आप पहले वाली थ्योरी देख लो और पी वाई क्यू के साथ भी थ्योरी देख लो, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप देखो थ्योरी में मैंने क्या बताया, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, ऐसे कराए हैं। और पी वाई क्यू में अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये सारे ये सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन देखो अलग अलग चैप्टर से। तो यहाँ पे हमने क्या कराया था, एक चैप्टर को कराया था। और जो पी वाई क्यू कर रहे हैं, पी वाई क्यू में अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर को एक साथ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर अपन को पूरा याद आने लगता है। समझ में आ गया सर। तो आज का लेक्चर ये पे समाप्त होता है। धन्यवाद।